हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज इस चैनल के ऊपर हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट की। दीपक नाइट्राइट का स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसका बिजनेस ढंग से समझेंगे और इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी ढंग से देखेंगे। क्योंकि आप कभी भी किसी भी शेयर में निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से उसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखना या वो स्टॉप लॉसेस देखना या समझना कि कितनी लंबी करेक्शन हो सकती है, किस तरीके से शेयर परफॉर्म करता रहा है, वो सब मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आखिर भाव भगवान है, भाव के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे पैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस कंपनी को स्टार्ट किया था मिस्टर सी के मेहता ने 1970 में और आज इस कंपनी के 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं और 30 कंट्रीज में प्रेजेंस है। इस कंपनी का जो मैं मेन कहूंगा ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इनकी मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन है। बिकॉज हमने देखा था कुछ साल पहले इन्होंने दीपक फिनोलिक्स नाम से एक सब्सिडरी फॉर्म करी थी, फिनॉल के बिजनेस में एंटर कर रहे थे और क्या एग्जीक्यूशन रहा था। इनफैक्ट आज जो इनका फिनॉल का बिजनेस है वो बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में और इसीलिए आप लोगों ने सबने देखा होगा कि इसके शेयर में एक अलग ही तेजी रही है। ऑफ कोर्स लास्ट कुछ महीनों से बहुत डल पड़ा हुआ है, बट पूरा मार्केट ही डल है एंड वो सब भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बट फिनॉल का बिजनेस जानने से पहले, इसके जो शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस है उसको समझने से पहले, चार्ट स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा थोड़ा हिस्ट्री में, ताकि हम जान सकें कि इन्होंने क्या क्या बिजनेसेस को एक्वायर किया है और किस तरीके से अपना बिजनेस आगे बढ़ाते चले और इनके क्या क्या वर्टिकल्स क्या क्या काम करते हैं। तो गाइस सबसे पहला एक्विजिशन जो इन्होंने किया था 1984 में, मैं पढ़ रहा हूं उसको यहाँ पे, सह्याद्री डाई स्टफ्स एंड केमिकल्स इन्होंने एक्वायर किया था फ्रॉम मफतलाल इंडस्ट्रीज। उसके बाद 2003 के अंदर इन्होंने एक्वायर किया था मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ आर्यन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। उसके बाद 2007 के अंदर इन्होंने डाजडा डिवीजन एक्वायर किया था वसंत केमिकल्स का, और डाजडा के बारे में भी हम बहुत ढंग से बात करने वाले हैं क्योंकि वो इनका एक मेजर प्रोडक्ट है। अब दीपक नाइट्राइट के मेन 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है बेसिक इंटरमीडिएट्स, दूसरा है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, तीसरा है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और चौथा है फेनोलिक्स। FY22 में बेसिक इंटरमीडिएट्स ने 18% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन किया था, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ने किया था 12%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स ने किया था 8% और बाकी का सारा कंट्रीब्यूशन इनके फेनोलिक्स के डिवीजन से आया था। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी ने कहा कि हम 2 सेगमेंट्स के अंदर इसको रिपोर्ट करेंगे, जो भी हमारा रेवेन्यू मिक्स है। तो वो 2 सेगमेंट्स क्या है, एक हो गया फिनोलिक्स का, क्योंकि दीपक फिनोलिक्स इनकी अलग सब्सिडरी है जो एक होली ओन सब्सिडरी है जिसके अंदर इनका फिनॉल का प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर फिनॉल का बिजनेस करते हैं ये। और सेकंड वर्टिकल इन्होंने कहा कि हमारा हो जाएगा एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स का, तो उसके अंदर आपके जो सारा केमिकल का बाकी का काम है ना, बेसिक इंटरमीडिएट्स, फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, वो उसके अंदर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2 मेन वर्टिकल्स अब आपको देखा करेंगे इस बिजनेस के, बट वैसे 4 मेन वर्टिकल्स हैं जो ये काफी टाइम से रिपोर्ट करते आ रहे थे इंडिविजुअली, उनकी परफॉर्मेंस भी बड़े ढंग से बताते आ रहे थे। अब गाइस मैंने आप लोगों को कहा कि इनकी कई सारी कंट्रीज में प्रेजेंस है, तो ऑफकोर्स बाहर जो ये रेवेन्यू आता है बाहर से वो काफी अच्छा होगा। तो डोमेस्टिक में 78% है और बाहर से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 22% है। किसी भी केमिकल कंपनी को मैन्युफैक्चर तो करना ही पड़ता है ना, तो इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। पहली है नंदेसरी में, नंदेसरी के अंदर इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है और उसके थ्रू ये कहीं ना कहीं एडवांसमेंट अपनी करते रहते हैं केमिकल्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंड आई वुड से इज इन रोहा, तीसरा हो जाता है तलोजा में, फिर एक हैदराबाद में और दहेज में इनके 2 प्लांट्स हैं। दहेज में इनका फिनोलिक्स का भी प्लांट है। अब गाइज इनके हम कुछ मेन प्रोडक्ट्स जो है ना मार्केट के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट शेयर भी बताऊंगा मैं कुछ प्रोडक्ट्स का एंड कुछ प्रोडक्ट्स की हम वैल्यू चेन भी समझेंगे, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर या फिर इनकी वो स्ट्रेंथ क्या है। तो वो सब हम जान पाएंगे जब हम थोड़ा सा इनके प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक एक प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, बट फिर भी मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि बिजनेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सोडियम नाइट्राइट के अंदर इनका इंडिया के अंदर मार्केट शेयर है 80%, नो सरप्राइजेस ओवर देयर। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोट्यूलिन की, तो उसके अंदर 50% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। फ्यूल एडिटिव्स में इनका 75% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। फ्यूल एडिटिव्स आपके डीजल में, पेट्रोल में, सब में डलते हैं। ये ग्लोबली टॉप 3 के अंदर आते हैं फॉर प्रोडक्ट्स सच एज ज़ाइलेडाइंस, क्यूमेडाइंस एंड ऑक्सीमीज। अब गाइस जो भी ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बना रहे हैं, वो अब या तो आपके बेसिक इंटरमीडिएट्स होंगे, स्पेशलिटी केमिकल्स होंगे या फिर वो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स होंगे। तो अब सबसे पहले ना इन तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे मैं आपको एक दो इनके परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की बात बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बेसिक केमिकल्स जो आपके होते हैं, बेसिक इंटरमीडिएट्स जो होते हैं,
वो कहीं ना कहीं हाई वॉल्यूम का गेम है और लो वैल्यू का गेम है, तो वहाँ पे आपके मार्जिन ज़्यादा नहीं होते। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में आपके मार्जिन थोड़े बेटर होते हैं। और फिर आते हैं फाइनेंस स्पेशलिटी, जिसमें आप देखते हो कि वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती उनकी, जनरली वॉल्यूम में वो कम बिकते हैं, बट उनके अंदर आपको मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आपके जितना ज़्यादा फाइनेंस स्पेशलिटी में शिफ्ट होता है बिजनेस, आपके मार्जिन बेटर होते जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर भी, शेयर मार्केट के अंदर जो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज हैं उनको मार्केट अलग रिवॉर्ड करके चलती है, और बेसिक केमिकल की कंपनीज होती हैं उनके पी रेशियोज वगैरह भी कम रहते हैं, उनमें कभी भी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आती। उनकी ग्रोथ कब आती है? जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनकी एकदम से सेल्स बढ़ जाती है, मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो कहीं ना कहीं हमें देखना जरूरी है कि बाकी जगहों पे किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं ये। ऑफकोर्स फिनोलिक्स का डिवीजन इनका अलग है तो उसके अलग से बात करेंगे, बट बाकी 3 वर्टिकल्स के अंदर होपफुली आपको ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया होगा, जो कि मार्जिन के ऊपर है, वॉल्यूम के ऊपर है, वैल्यू के ऊपर है। वैल्यू एंड मार्जिन आप कहीं ना कहीं एक ही चीज मान सकते हैं। अब गाइज मैं आपको इनके जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू चेन समझाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ भी लगा रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए। तो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है उसके अंदर। फुल्ली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ना 4 स्टेप्स का, इसमें चारों स्टेप्स में चारों केमिकल्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोट्यूलिन, उसके बाद आता है पैरा नाइट्रोट्यूलिन, उसके बाद आपका आता है डाजडा, और उसके बाद आपका आता है ओबीए। ओबीए क्या है? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। तो ओबीए जो होता है वो आपका डलता है डिटर्जेंट्स में, टेक्सटाइल्स में जाता है, पेपर में जाता है, तो वो ब्राइटनिंग का काम करता है, वाइटनिंग का काम करता है किसी भी प्रोडक्ट की। तो दीपक नाइट्राइट इज अ फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर टू मैन्युफैक्चर ओबीए। ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर चीज खुद से बना रहे हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब पूरी वैल्यू चेन में आप ही बैठे हो और आप सब कुछ खुद से ही कर रहे हो। और डाजडा में भी ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। डाजडा में 12.5% ग्लोबल मार्केट शेयर है, इंडिया का नहीं, ग्लोबल मार्केट शेयर है। तो आप सोच सकते हो कि कितने बड़े प्लेयर हैं। बहुत अच्छे से अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कमांड लेके बैठी हुई है ये कंपनी। अब गाइज हम बात करेंगे इनके फिनोलिक्स के वर्टिकल की। 2014 में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम फिनोल्स के अंदर एंटर करेंगे, और इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई दीपक फिनोलिक्स के नाम से। अब ये केपेक्स था 1400 करोड़ का। इसको इन्होंने स्प्लिट किया डेट और इक्विटी में, इन्होंने इक्विटी भी रेस की थी, और उसके बाद इतनी शानदार एग्जीक्यूशन करी है इन्होंने कि वो आज इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू दे रहा है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 60 से 65% जो रेवेन्यू आता है दीपक नाइट्राइट का, वो फिनोलिक्स के वर्टिकल से आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसके स्टॉक प्राइस में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब गाइस जब ये फिनॉल बनाते हैं ना, तो फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ फिनॉल यू गेट 0.6 यूनिट्स ऑफ एसीटोन। वो सिंपल मैथ्स है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। 60% आपको मिलता ही मिलता है। तो आप खाली फिनॉल नहीं बेचते, आप एसीटोन भी बेचते हो। तो इनकी कैपेसिटी है 2 लाख टन पर एनम की, और उसके साथ इनको मिल जाता है 1,20,000 टन पर एनम का एसीटोन भी। अब मैं रिसेंटली देख रहा था तो दे हैव आल्सो डन डी बॉटलनेकिंग, तो इन्होंने फिनॉल की अपनी जो कैपेसिटी है उसको 2.5 लाख टन पर एनम कर दिया है। तो आपका फिनॉल कहाँ यूज होता है? प्लाईवुड्स में, कंस्ट्रक्शन में, लैमिनेट्स में। एसीटोन कहाँ पे यूज होता है? एसीटोन आपका हैंड सैनिटाइजर्स में बहुत डलता है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये पेंट्स जैसी चीजों में भी यूज होता है। कंपनी इज ऑल्सो गाइज रेगुलरली वर्किंग ऑन मेकिंग मोर डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स फॉर फिनॉल एंड एसीटोन। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को बढ़ाने का विजन इनके पास है, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने का विजन इनके पास है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगती है दीपक नाइट्राइट के केस में, या किसी भी कंपनी के केस में। अगर मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रही है ना, दे आर वॉकिंग द टॉक एंड दे आर एबल टू आउट परफॉर्म, आउट डिलीवर, तो कहीं ना कहीं आपकी नजर उस कंपनी पे, उस मैनेजमेंट पे होनी चाहिए। दीपक नाइट्राइट हैज कंसिस्टेंटली डन दिस। दीपक फिनोलिक्स वाज अ गेम चेंजर फॉर देम। अब गाइज इनके पास खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करने का भी थोड़ा सा तरीका है, उसको भी जान लेते हैं। तो इनके पास एक को जनरेशन पावर प्लांट है जिसकी 29 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बट फिर भी अच्छी खासी कैपेसिटी है। अब को जनरेशन पावर प्लांट क्या होते हैं? तो जो आपके ट्रेडिशनल पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनमें हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर नहीं होता। उस हीट को कहीं ना कहीं बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं, तो थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं पावर प्लांट्स। और इनके पास एक है जिसकी 29 मेगावाट की कैपेसिटी है। इस पावर प्लांट को मेनली फिनॉल के प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हो बिजली भी खुद से बना रहे हैं। जब आप इनकी कॉन कॉल पढ़ेंगे ना, तो कभी कभी आपको खुद से हैरानी होगी कि कहाँ कहाँ से तो पैसा बच रहा है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें खुद से ही कर रहे हैं। कहीं पे फुल्ली इंटीग्रेटेड है, कहीं पे इनका को जनरेशन का पावर प्लांट लगा हुआ है, कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। और बहुत ही मैं कहूँगा केपेबल मैनेजमेंट के पास ये कंपनी है, और एग्जीक्यूशन इसमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं रही है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। गाइज इन्होंने रिसेंटली दीपक क्लीन टेक करके एक नई सब्सिडरी भी फॉर्म करी है, तो उसके अंदर देखेंगे हम किस तरीके से बिजनेस की डेवलपमेंट रहती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, बट वो देखेंगे कि किस हिसाब से उसमें ग्रोथ आती है, क्या क्या होता है। मुझे लग रहा है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जो क्लीन साइंस के केमिकल्स होते हैं ना, जो ग्रीन केमिकल्स होते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वर्क उसके ऊपर करेंगे। और हो सकता है कि और ज़्यादा थोड़ा हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब भी उसके अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दें फ्यूचर के अंदर। बट
दैट विल बी सीन एज थिंग्स हैपन। अभी के लिए बिजनेस आपका ये है, तो बिजनेस होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिजनेस के अंदर इनके मेन 4 ही वर्टिकल्स हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड 2 की तरह ही रिपोर्ट होंगे, बट उन 4 को हम वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपका बेसिक इंटरमीडिएट्स हो गया, फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, आपका परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हो गया और आपका फिनोलिक्स का वर्टिकल हो गया। दिस कंपनी इज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस योर बेसिक केमिकल्स एंड योर स्पेशलिटी केमिकल्स, बट फिनॉल का बिजनेस भी बेसिक केमिकल होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपका स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है। However, if they are able to have downstream products, तो वो downstream products में स्पेशलाइजेशन करके मार्जिन अपने इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया के अंदर फिनॉल की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है डोमेस्टिकली। सबसे बड़ा प्लेयर आई थिंक फिनॉल के अंदर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट उसकी इंटरनल कंजम्पशन में ही निकल जाता है सारा, तो वो बाहर नहीं बेचता मार्केट में। बीच में जब रिपोर्ट आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिनॉल की अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, कुछ किया है, तो दीपक नाइट्राइट के शेयर प्राइस में बड़ी सिवियर करेक्शन आई थी। बट रिलायंस सेड कि वी नीड इट फॉर एन इंटरनल कंजम्पशन, तो उसके बाद कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई है, शेयर अपना वापस चल दिया था ऊपर। अब आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि रिलायंस इज द लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर कंपनी इन दिस कंट्री। काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे, बट अगर आप ऑयल निकाल रहे हो तो केमिकल्स तो आपका नेक्स्ट कॉमन स्टेप है। एंड रिलायंस डज मोस्ट ऑफ द केमिकल्स दैट यू कैन इवन थिंक अबाउट। तो रिलायंस बहुत बड़ा प्लेयर है इसके अंदर, और रिलायंस मार्केट में आके सारी मार्केट खराब कर सकता है, किसी की भी कभी भी कर सकता है, बट आई डू नॉट थिंक वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा है। सो दैट हैज़ टू बी एट द बैक ऑफ योर माइंड as a threat while investing in any chemical company, to be very honest। तो गाइज अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, समझ लेते हैं वहां पे चार्ट पे क्या हो रहा है, किधर आप बाइंग कर सकते हैं, क्या आपकी स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे इस कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एंड आई विल एंड दिस वीडियो बाय टेलिंग यू कि मेरी इसके अंदर पोजीशन है कि नहीं। सो गाइस दीपक नाइट्राइट का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही क्लियर आप सबको दिख रहा होगा। डेली चार्ट खोला हुआ है मैंने यहाँ पे, और एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर ये भाई साहब अटके हुए हैं इस समय। बीच में ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, फिर ऐसा गैप दे के अंदर वापस आए अर्निंग्स के बाद कि पूछो ही मत। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1700 का लेवल आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1700 शुड बी अ स्टॉप लॉस फॉर एनीवन लुकिंग टू बाय पोजीशन इनटू दीपक नाइट्राइट। और ये बिल्कुल सिंपल ट्रेंड लाइंस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। इट्स अ वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर चार्ट स्ट्रक्चर। इनफैक्ट इतनी जल्दी तो मेरे को लगता नहीं हमने किसी भी वीडियो का टेक्निकल एनालिसिस खत्म किया होगा। इसके अंदर अब आपकी बाइंग कहाँ पे बनती है, देखो एक तो सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, तो ये लेवल्स अच्छे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ डोजी फॉर्मेशन हुई है, एंड अगेन अर्निंग्स थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है, बट वो अक्रॉस द बोर्ड, ऐसा नहीं है कि यही केमिकल कंपनी के खराब आ रहे हैं, जनरल सभी के खराब आ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन पे इस समय बहुत प्रेशर है, आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है, बड़ी सारी चीजें हैं जो इनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है। बाहर की कंट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये जैसे यूएस और यूरोप को जो भी अपना सामान बेचते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं डिमांड का स्लो डाउन है। तो दैट इज अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो उसमें से कोई बात नहीं है कि स्पेसिफिकली दीपक नाइट्राइट के साथ कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप या तो बाई कर लो इन लेवल्स पे 1700 को स्टॉप लॉस मान के, या फिर आप क्या करो, आप ये ट्राइंगल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट की वेट करो, और जब ये ब्रेकआउट दे दे तो यस ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर में ऐसा होगा। ये जब ब्रेकआउट दे दे तो फिर आप उसके अंदर बाइंग अपनी कर सकते हैं। अगेन आई डू नॉट फाइंड मच इश्यूज पर्टिकुलरली विद दीपक नाइट्राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या या वीकनेस, आप जो भी कहना चाहें वो क्या है इस कंपनी के, तो आप उसके बाद अपना कॉल ले सकते हैं। बट मेरे को टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे ऐसे कोई ज्यादा खराब चीज नहीं दिख रही है। यस अगर आपने 3000 पे ले लिया शेयर, फिर तो मतलब बहुत सिवियर करेक्शन आई है, बट दैट हैज हैपेंड अक्रॉस पोर्टफोलियोज, अक्रॉस शेयर्स। और ऐसा नहीं है कि पहले भाई साहब खड़े नहीं हुए, या फिर इनको पहले से ही हमेशा होता था कि बड़ी तेजी से चलना है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे भी कितने डल पीरियड्स रहे हैं, एंड वो डल पीरियड्स के बाद भी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने साल तो परफॉर्मेंस ही नहीं थी, बट दिए है शेयर ने रिटर्न, स्पेशली जब से इनका फिनॉल का बिजनेस चालू हुआ है तब से बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि मैनेजमेंट आगे कैसे एग्जीक्यूट करती है, क्या उनका बिजनेस को लेकर विजन है और किस तरीके से आगे बढ़ती है, और फिर हम इस पे एक कॉल ले सकते हैं। अभी के लिए 1700 लुक्स लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू मी। ऑल्सो गाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस जानने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं Q&A सेशन करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो आपके जो भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट हो गया, जो भी आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछें, एंड आई विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दैट वीडियो, जो कि अगले 1 से 2 हफ्ते में आप लोगों के लिए आ जाएगी।
सो गाइज अब जान लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वर्टिकल्स एंड अक्रॉस बिजनेसेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक केमिकल्स बना रहे हैं, फाइनेंस स्पेशलिटी पे भी फोकस है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स पे भी फोकस है, उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम भी जाना चाह रहे हैं एसीटोन में, फिनॉल में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही लिमिट कर दोगे तो फिर मार्केट उसी हिसाब से आपको वैल्यू करती है, उसी हिसाब से रेटिंग देती है, उसी हिसाब से आपका पी मल्टीपल रहता है। तो इसका बिजनेस काफी है बेसिक केमिकल्स का, बट इट्स ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इनटू स्पेशलिटी एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। सेकंड मेन स्ट्रेंथ जो आपको लिख के लेनी पड़ेगी इनकी है, वो अब तक जो रही है सबसे सॉलिड मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन। जो कहते हैं वो करते हैं, उससे पहले कर देते हैं, उससे बेटर करते हैं। वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है, बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ का पॉइंट है इनका। अब हम गाइस जान लेते हैं इनकी वीकनेस। तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है किसी भी बिजनेस के लिए, या थ्रेट हो गया, वीकनेस भी नहीं थ्रेट हो गया। बेसिकली थ्रेट मेरे को लगता है सबसे बड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इफ इट वांट्स टू इट कैन डिस्टर्ब एनी केमिकल कंपनी दैट इज देयर इन दिस कंट्री। तो सबसे बड़ा थ्रेट आपको जो बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। उसके बाद देखो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के जहाँ पे प्लांट है, तो बीच में फ्लडिंग हो गई थी, कभी फायर लग जाती है और फायर के इंसिडेंट्स बहुत होते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो होता है ना कि काम रुक जाता है। इंश्योरेंस हर चीज़ की होती है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट जहाँ पे काम रुक जाता है आपका, कुछ दिनों के लिए काम रुक जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। ऑल्सो वन मोर नेगेटिव फैक्टर दैट इज ऑलवेज देयर इन एनी केमिकल बिजनेसेस, वॉलेटिलिटी ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। उसकी वजह से इनके मार्जिन ऐसा हिट लेते हैं कभी कभी कि कंपनीज इन्वेस्टेबल ही नहीं बचती, कुछ कुछ कंपनीज तो खत्म भी हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे ध्यान में रहे। और ऑफ कोर्स एक चीज़ है जो इंडिया में अभी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में हो जाए। अभी यहाँ पे स्पेशल जोन्स बने हुए हैं जहाँ पे केमिकल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, बट मे बी फ्यूचर में दे वांट टू हैव अ पॉलिसी लाइक ब्लू स्काई पॉलिसी जो चाइना की आई थी। तो फिर कोई क्या करेगा? तो वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस का थ्रेट वगैरह है, वो सब आपको हमेशा ही रहना चाहिए। उसको तो देखो कोई गारंटी नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी तलवार लटकी हुई है इनके ऊपर, बिकॉज अगेन केमिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना +1 पॉलिसी से बहुत बेनिफिट करी है, बहुत बेनिफिट किया है इन्होंने, और बहुत अच्छे से इनका बिजनेस बढ़ा है सबका। और इंडियन केमिकल कंपनीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कहीं पे भी खराब है। सो जैसे हमारी फार्मा कंपनीज है ना, बहुत शानदार कंपनीज है हमारे पास फार्मा के अंदर। केमिकल की भी कंपनीज हमारी बहुत अच्छी हैं, बट केमिकल की कंपनीज हमारी बहुत छोटी हैं। फार्मा कंपनीज हमारी फिर भी अच्छी खासी साइज की हैं। यस, बाहर और बड़े बड़े जाइंट्स हैं आपके पास, बट फार्मा कंपनीज हमारी फिर भी कई सारी स्पेशली जेनरिक मेडिसिन के अंदर साइजेबल है। सो गाइज ये हो गई इस कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क कह लो, थ्रेट कह लो, वीकनेस कह लो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बिजनेस के इनहेरेंट वीकनेस है जो इनको इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन्वेस्ट करते समय किसी भी कंपनी के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इसके अंदर पोजीशन है कि नहीं। तो डेफिनेटली मेरे पास है। दीपक नाइट्राइट में काफ़ी टाइम पहले मैंने बाइंग करी थी। एंड केमिकल कंपनीज पे जब हम पहले स्टॉक एनालिसिस वगैरह करते थे, जब हमने यहाँ पे नियोजन केमिकल्स वगैरह भी डिस्कस किए थे, तब से मेरे पास दीपक नाइट्राइट के शेयर्स पड़े हैं। एंड आई एम होल्डिंग ऑन टू माई शेयर्स। यस, कभी कभी होता है कि स्टॉप लॉस की वजह से इधर उधर कर दिए, बट वो पोजीशन बरकरार रहती है। तो मेरे पास मेरे शेयर्स हैं। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन फॉर एनीवन। आप अपना एनालिसिस खुद से करें। मैं सिर्फ एक डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक फ्रॉम मच मच लोअर लेवल्स। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को बिजनेस एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस ऑफ दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।